नमस्कार। ऑनलाइन चित्रकला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन लघु चित्र शैलियों में से दूसरी महत्वपूर्ण शैली मुग़ल शैली। लगभग 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भारतीय चित्रकला में परिवर्तन होने शुरू हो चुके थे, जिससे जैन, अपभ्रंश इत्यादि शैलियों में परिवर्तन आ गया था। इस समय नियामतनामा, लोअरचंदा, आरण्यक पर्व जो कि आगरा में है, महापुराण, चौर पंचाशिका जो कि पालम में है, इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई थी, जो इस परिवर्तित शैली के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है ना। ये आपको विशेष बात ध्यान देना है कि किस तरह से मुग़ल शैली से पहले 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में भारतीय जो कला है, चित्रकला है, वो परिवर्तित हुई और जैन और अपभ्रंश शैलियाँ जिससे प्रभावित हो गई थी। और इसी समय नियामतनामा, आरण्यक पर्व, लोअरचंदा, महापुराण, चौर पंचाशिका इत्यादि ग्रंथों की रचना की गई, जो कि इस परिवर्तन के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुग़ल शैली की। मुग़ल शैली के उद्भव और विकास को हम क्रमानुसार देखेंगे। तो शुरू करते हैं मुग़ल शैली के उद्भव के बारे में। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको, पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करके दिल्ली का शासक बनता है। बाबर तैमूर वंशी था। तैमूर वंश के पितृपक्ष की 5वीं पीढ़ी में जन्मा था और मंगोल योद्धा चंगेज खां, जो कि इसकी मातृपक्ष से संबंधित था, उसकी 14वीं पीढ़ी में जन्मा था। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बाबर के पिता तैमूर वंशी और माता चंगेज वंशी मंगोल थी, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया? मुग़ल कहा गया। तो यहाँ पर सीधी सी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं आपके कि भारत में बाबर का आगमन कब होता है? तो 1526 में होता है। किस रूप में होता है? पानीपत के जो युद्ध है उसमें विजय प्राप्त करके दिल्ली का सुल्तान बनता है ये। बाबर के पिता किस वंश से संबंधित हैं? तो तैमूर वंशी। किस पीढ़ी के? तो 5वीं पीढ़ी। माता चंगेज योद्धा जो चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी में बाबर का जो जन्म होता है। और इन दोनों के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ता है? मुग़ल पड़ता है। मुग़ल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ये कला प्रेमी थे और इन्हीं के समय चित्रित शैली मुग़ल शैली के नाम से जानी जाती है। विशेष ध्यान देना है हमको कि मुग़ल शैली के जो कला प्रिय या जिनका कला में योगदान था वो शासक हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है ना। और इन्हीं के सानिध्य में या इन्हीं के समय में जो शैली पनपी वो मुग़ल शैली के नाम से जानी गई। मुग़ल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी। ये विशेष ध्यान देना, आपको कई बार प्रश्न बन के आता है। तो मुग़ल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी और अकबर के समय में राजस्थानी, अपभ्रंश तथा दक्षिणी शैलियों का समन्वय हुआ और इनसे नवीनता प्राप्त करके मौलिक रूप में आई। मौलिक रूप से अभिप्राय यहाँ पर मुग़ल शैली है। ठीक है ना। मुग़ल रूप में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां कला प्रेमी थे। इनके सानिध्य में पनपी शैली मुग़ल शैली है। मुग़ल शैली प्रारंभ में ईरानी शैली थी। अकबर के समय में राजस्थानी, अपभ्रंश और दक्षिणी शैलियों का समन्वय हुआ, जिससे कुछ नवीनता प्राप्त करके ये शैली अपने मौलिक रूप में आई। ठीक है ना।
एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि मुग़ल शैली के जो जन्मदाता है, ये विशेष ध्यान देना यहाँ पर भी, वो ईरानी और राजस्थानी शैली को कहा गया है। मुग़ल शैली जहांगीर के समय में पूर्ण भारतीय हुई। जहांगीर का समय मुग़ल शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। यहाँ पर स्वर्ण युग से अभिप्राय है कि मुग़ल शैली में जितने भी चित्र बनाए गए उन सब में सबसे श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण जहांगीर के समय किया गया। मुग़ल शैली को दरबारी शैली भी कहते हैं। तो दरबारी शैली होने के कारण मुग़ल शैली में बादशाहों की परिवर्तित रुचि, बादशाहों की जो रुचि थी, जो रुचि बदलती रही थी, परिवर्तित होती रही थी, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया। कह सकते हैं कि बादशाहों की परिवर्तित रुचि का चित्रण मुग़ल शैली में देखा जा सकता है। एक कला विद्वान हुए हैं, कला समीक्षक हुए हैं, जिनका नाम है राय कृष्ण दास। ठीक है, ये नाम आपको विशेष ध्यान देना है। कला समीक्षक, कला इतिहासकार, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। इनके अनुसार भारत में मुग़ल शैली का जन्म बाबर के आने के साथ शुरू हुआ, जो शाहजहाँ तक चलता रहा। लेकिन औरंगज़ेब की कट्टरता के कारण, औरंगज़ेब का स्वभाव कैसा था? कट्टर था, जिसके कारण से चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए और इस प्रकार मुग़ल शैली का क्या हो गया? पतन हो गया। ये विशेष ध्यान देना है आपको कि मुग़ल शैली का पतन किसके समय हुआ? औरंगज़ेब के समय हुआ। किसने कहा था मुग़ल शैली का जन्म बाबर के आने के साथ शुरू हुआ है और शाहजहाँ तक चलता रहा? तो कला समीक्षक राय कृष्ण दास ने। अब हम मुग़ल शैली का जो विकास क्रम है उसको शुरू करते हैं। तो उसमें जो इनके मुग़ल बादशाह हैं उनके नाम क्रमानुसार जो हमने आगे पढ़े थे, उसी क्रम में हम आगे एक के बाद एक इनको देखते जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य जिससे शुरू होता है, उसका कला और बादशाह का नाम था बाबर। पहले आपको बता दिया गया है कि भारत में 1526 में बाबर द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना, कभी कभी छोटा प्रश्न आ जाता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी। तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने बहुत कम समय तक भारत में अपना शासन किया। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि बाबर क्योंकि 1526 में भारत आया था और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 4 वर्ष तक, कितने साल? 4 वर्ष तक बाबर ने भारत में राज किया था। बाबर की कला प्रियता की बात करें हम, ठीक है ना, बाबर की कला प्रियता की अगर बात की जाए तो बाबर की जो आत्मकथा है तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं, उसमें उनका उल्लेख मिलता है कि बाबर कला प्रिय था। अब कला प्रियता के रूप में क्या हमें मिलता है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में 2 चित्रकार बिहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र, ये नाम विशेष ध्यान देने, इनका उल्लेख किया है प्रशंसा के साथ में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बाबर इनकी कृतियों को देखा और उनकी समीक्षा करते हुए इनके नामों का उल्लेख अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में बाबर के द्वारा किया गया। बाबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार है, विशेष ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। बाबर कालीन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? बिहज़ाद था, जो कि ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था और पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न कई बार आता है कि बाबर किसके समय का चित्रकार था? बाबर बिहज़ाद किसके समय का चित्रकार था? तो बाबर के समय का था। बिहज़ाद किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। बिहज़ाद किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का राफेल नाम से जाना जाता है। बिहज़ाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी या बाबर नामा में मिलता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। इस एक पैराग्राफ से कई सारे प्रश्न हमारे बीच में आते हैं, जैसे भारत में बाबर के द्वारा 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करना, बाबर की आत्मकथा का नाम तुज़ुक-ए बाबरी या बाबरनामा है, बाबर कालीन 2 प्रसिद्ध चित्रकार बिहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र हैं। बिहज़ाद बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार, ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार और पूर्व का राफेल नाम से प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है ना, ये कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
अब हम बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण बादशाह की, हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 1530 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा जीवन जो है कैसा रहता है, संघर्षपूर्ण रहता है। ये भारत में स्थिर होकर के राज्य नहीं कर पाता है, भाग करके ईरान चला जाता है, ईरान से वापस आता है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ध्यान देना, इसलिए इसके शासनकाल को संघर्षमय शासनकाल कहा गया है। तो कई बार प्रश्न आता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसका जीवन संघर्षमय रहा, तो आपका जवाब रहेगा हुमायूं। हुमायूं कला प्रेमी था और अपने साथ लश्कर में चित्रकार रखता था। ये भी प्रश्न बनता है, लश्कर मतलब सेना, ठीक है ना। ये जब जहाँ भी इसकी सेना जाती थी तो साथ में इसके चित्रकार भी जाते थे जो इसकी कला प्रियता को प्रदर्शित करते हैं। हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से, ये भारत से भाग करके ईरान गया था और ईरान के शाह की मदद से पुनः भारत पर अपना शासन स्थापित करता है, साम्राज्य स्थापित करता है। और ईरान से अपने साथ 2 ईरानी शैली के चित्रकारों को लेकर के आता है। ये विशेष ध्यान देना है, जब ईरान से भारत आता है तो अपने साथ ईरानी शैली के 2 चित्रकारों को लेकर आता है, जिनके नाम थे मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। क्या नाम थे उन दोनों के? पहला नाम आपको ध्यान रखना है मीर सैयद अली, जो कि जुदाई नाम से भी जाना जाता था। दूसरा है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो कि शिराजी के नाम से भी जाना जाता था। शिराजी इसकी उपाधि थी, ठीक है। तो यहाँ भी विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। वो प्रश्न है कि हुमायूं, या आप कह सकते हैं कि लश्कर में चित्रकार रखने वाला सुल्तान कौन था? तो जवाब रहेगा हमारा हुमायूं। प्रश्न आएगा कि अब ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। कौन लाया था इसे? तो हुमायूं अपने साथ ईरान से लाया था। कहने का मतलब ये दोनों चित्रकार किस शैली के थे? ईरानी शैली के थे, ठीक है ना। और आगे हम बढ़ते हैं। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, ठीक है ना। ये दोनों नाम आपको विशेष ध्यान देने। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, इन दोनों चित्रकारों से बालक अकबर ने चित्रकला को सीखा था। अब हम कह सकते हैं कि अकबर ने चित्रकला का अभ्यास किसके सानिध्य में किया? तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद के सानिध्य में किया था। और इस समय के चित्र पूर्णतया फारसी या ईरानी शैली के थे, क्योंकि इस समय शुरुआत थी। शुरुआत में ईरान से चित्रकार आए थे और यही ईरानी प्रभाव या यही फारसी प्रभाव शुरुआती चित्रों में देखा गया। इन दोनों चित्रकारों के निर्देशन में हुमायूं के समय, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दोनों चित्रकारों के निर्देशन में हुमायूं के समय में एक चित्र ग्रंथ चित्रित किया गया था जिसका नाम था दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है यहाँ से कि दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा किसके समय चित्रित किया गया था? तो हुमायूं के समय चित्रित किया गया था। लेकिन ये पूर्ण किसके समय तक होता है? ये अकबर के समय पूर्ण होता है। ये विशेष ध्यान देंगे आप कि अमीर हमजा का चित्रण जो है वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के निर्देशन में हुमायूं के समय में शुरू हुआ और अकबर के समय में पूरा हुआ। इस चित्र ग्रंथ में अकबर के चरित्र निर्माण के लिए साहसिक कहानियों को चित्रित किया गया था। क्या चित्रित किया गया था? इसमें साहसिक कहानियों का चित्रण किया गया था। और हुमायूं की एक बार पोथीखाना अर्थात पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना, इस पैराग्राफ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अकबर ने जो चित्रकला को किन 2 कलाकारों से सीखा? तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद से। अकबर कालीन जो हुमायूं कालीन चित्रकला कैसी थी? फारसी या ईरानी शैली की थी। इस समय का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा, ठीक है ना, जो कि हुमायूं के समय शुरू हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ था। इसमें क्या मिलता है? साहसिक कहानियों का चित्रण किया गया है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? पोथीखाना अर्थात पुस्तकालय या लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। यह आप विशेष ध्यान देंगे। तो करते हैं अकबर से संबंधित कला अर्थात अकबरकालीन कला। इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे हुमायूं के पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल साम्राज्य का सुल्तान बनता है
अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ कला को भी विकसित किया। हम कह सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर कला प्रेमी थे, ठीक है ना। तो अकबर के शासन से पहले हुमायूं के साथ भारत आने वाले दो चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों ने अकबर की रुचि और नीति के अनुसार चित्र बनाए। इनमें दसवंत और बसावन जैसे भारतीय चित्रकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो अकबर के समय में भी इसके प्रमुख चित्रकार थे, और इनके साथ साथ दसवंत और बसावन जो कि भारतीय थे, इनका भी अकबर कालीन कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन चित्रकारों ने ईरानी रूपाकारों को, देखिए ये ईरानी इसलिए आता है क्योंकि शुरुआती जो मुग़ल कला है वो पूर्ण रूप से ईरानी थी और अकबर के समय में कुछ परिवर्तित होती है। तो इन चित्रकारों के द्वारा ईरानी रूपाकारों को भारतीय रंगों में संजो करके मुग़ल शैली को प्राणवान बनाया गया, माननीय प्राणवान बनाया गया। इस प्रकार मुग़ल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का समावेश हुआ। ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि अकबर 13 वर्षीय आयु में मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। हुमायूं कालीन चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो अकबर के समय में भी कार्य कर रहे होते हैं। इनके साथ साथ दसवंत और बसावन जैसे भारतीय चित्रकारों का भी योगदान रहता है। इन सभी चित्रकारों ने ईरानी रूपाकारों को भारतीय रंगों में संजोया और भारतीय कोमलता का समावेश इनके द्वारा चित्रों में होता है। मुग़ल इतिहासकार और अकबर के दरबारी रत्न अबुल फजल, ये नाम विशेष ध्यान देना है, कई बार प्रश्न बन के आता है और ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। अकबर का मुग़ल इतिहासकार और दरबारी रत्न अबुल फजल, जिसने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, में लिखा है कि अकबर की बचपन से ही कला में रुचि थी। इस बात को लेकर कई बार प्रश्न बनता है कि अबुल फजल कौन था, तो हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अकबर का दरबारी रत्न और मुग़ल इतिहासकार था। अबुल फजल की पुस्तक का नाम बताइए, तो जवाब होगा आईने अकबरी, ठीक है ना। अकबर की बचपन से ही कला में रुचि थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और किसके द्वारा किया गया, तो आईने अकबरी में मिलता है और अबुल फजल के द्वारा किया गया। अकबर ने भारतीय कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म इत्यादि के अनुरूप ईरानी शैली में कई चित्रों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। भारतीय कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म इत्यादि के अनुरूप ईरानी शैली में चित्रों का निर्माण करवाया। अकबर ने दास्तान अमीर हमज़ा, ठीक है ना, जिसे हमज़ानामा भी हम कहते हैं, शाहनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, ठीक है, जो पंचतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, दराहनामा इत्यादि ईरानी सचित्र पुस्तकों के साथ साथ ये जो अभी नाम बताए थे वो सारी ईरानी पुस्तकें थी। इनका चित्रण ईरानी भाषा में के साथ किया गया। इनके साथ साथ रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर, कृष्ण चरित्र इत्यादि पुस्तकों का चित्रण व अनुवाद भी करवाया। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अकबर ने ईरानी विषयों के साथ साथ भारतीय विषयों का भी समावेश किया और इन पुस्तकों का चित्रण और अनुवाद करवाया। तो इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न आपके लिए बनते हैं कि मुग़ल इतिहासकार और दरबारी अकबर का दरबारी रत्न अबुल फजल की पुस्तक का नाम आईने अकबरी। अकबर के समय किन
ईरानी विषयों का या पुस्तकों का चित्रण किया गया तो दास्तान अमीर हमज़ा, शाहनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, ये नाम आप बता सकते हैं। और बात आती है भारतीय विषयों की तो रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर इत्यादि का चित्रण और अनुवाद भी अकबर के समय में किया गया था। अकबर का कला प्रेम। अकबर का कला प्रेम अकबर के द्वारा बनवाए गए चित्रों, कलाकारों को दिए जाने वाले सम्मान और उसके कला के प्रति रुचि के आधार पर पता चलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकबर एक तो स्वयं चित्रकार था, क्योंकि उसने ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली से कला शिक्षा सीखी थी। ठीक है ना। इसके चरित्र निर्माण के लिए, अकबर के चरित्र निर्माण के लिए हुमायूं ने ईरानी शैली के चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकला का अभ्यास करवाया था। ये बात अभी जो आपको बताई थी। अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार थे। मुग़ल इतिहासकार और अकबरी का दरबारी रत्न अबुल फजल के अनुसार ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अकबर के दरबारी इतिहासकार के द्वारा कही गई कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी एवं भावना प्रवण थे। तानसेन जैसा महान संगीतकार भी अकबर का दरबारी रत्न था। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि तानसेन किसका दरबारी रत्न है, तो अकबर का दरबारी रत्न, जो कि एक महान संगीतकार था। अकबर चित्रकारों को कई उपाधियां भी प्रदान करता था, जिसमें नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी इत्यादि मुख्य है। अब बात करते हैं हम अकबरकालीन चित्रों के विषय और उसके विभाजन की। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि छोटे जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से ही बनते हैं। तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हुए हैं जिनका नाम है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण किया गया था। कितने चित्रों का निर्माण किया गया था? 20,000 चित्रों का निर्माण किया गया था, जो विश्व के अलग अलग संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना। संग्रहालय वो स्थान होता है जहाँ पर हम किसी भी देश की या विश्व की अलग अलग संस्कृति को, सभ्यता को जा कर के देख सकते हैं, जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय के हो सकते हैं। तो अकबरकालीन जो चित्र हैं वो भी अलग अलग संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं, जिनको निम्नानुसार विभाजित किया गया। तो पहले बात करते हैं हम भारतीय कथाओं के चित्र। अकबर के समय में भारतीय कथाओं, अभारतीय, ठीक है ना, यहाँ पर अभारतीय कथाओं के चित्र जो कि ईरान से जोड़ सकते हो हम। अभारतीय कथाओं के चित्रों में हमजानामा और खमसा निज़ामी इत्यादि हैं। दूसरा है भारतीय कथाओं के चित्र, ये भारत की बात करेंगे तो भारतीय कथाओं में रामायण, रज़्मनामा जो कि महाभारत कहा जाता है, नल दमन जो कि नल दमयंती के नाम से इत्यादि कथाओं का चित्रण किया गया। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो शाहनामा जिसमें ईरान के शासकों का इतिहास, तैमूरनामा तैमूर का इतिहास, बाबरनामा और अकबरनामा का चित्रण किया गया। इनके साथ साथ व्यक्ति चित्र जिसे हम शबीह कहते हैं, ये कई बार प्रश्न बनता है, और सामाजिक चित्रों को भी बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अकबर के समय में राय कृष्णदास के अनुसार 20,000 चित्रों को चित्रित किया गया, जो भारत के अलग अलग, विश्व के अलग अलग संग्रहालयों में हैं। विषय की बात करें तो इस समय अभारतीय कथाओं का चित्रण किया गया, जो कि ईरान और फारस से संबंधित थी। भारतीय कथाओं का चित्रण किया गया जो कि भारतीय पौराणिक साहित्य थे, भारतीय कथानक थे। ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया जो कि शासकीय शाहनामा, तैमूरनामा इत्यादि पर आधारित थे। व्यक्ति चित्रों का, और जिसे शबीह कहते हैं, और सामाजिक चित्रों का भी निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों की। तो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में 4 मुख्य नाम आते हैं: मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। इनका हम संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। उसमें शुरुआत करते हैं हम मीर सैयद अली, जो कि जुदाई नाम से भी
प्रसिद्ध था। मीर सैयद अली ईरानी सफ़वी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। यहाँ पर इसकी शैली है ईरानी सफ़वी, जो हुमायूं के साथ भारत आया। ठीक है ना, कहाँ से आया था ये? ईरान से भारत आया था और अपना उपनाम क्या लिखता था? जुदाई। इसके पिता मंसूर स्वयं चित्रकार थे। मीर सैयद अली के निर्देशन में हमजानामा का चित्रण किया गया। इसके चित्र सुंदर व मोहक वातावरण से युक्त थे। हम ये कह सकते हैं कि इसके चित्रों में सुंदर व मोहक वातावरण मिलता है। मीर सैयद अली को लौकिक व दैनिक जीवन से संबंधित चित्र के विषय अधिक प्रिय थे। ये भी विशेष बात आती है, कई बार प्रश्न आता है कि मीर सैयद अली का प्रिय विषय क्या था? तो लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित। मीर सैयद अली के प्रमुख चित्रों की बात करें तो लैला मजनू, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र मुख्य है। तो यहाँ पर मीर सैयद अली की कुछ महत्वपूर्ण बातें: ईरानी सफ़वी शैली का चित्रकार, हुमायूं के साथ भारत आया, उपनाम जुदाई लिखता था, पिता मंसूर चित्रकार थे, हमजानामा का चित्रण इसके निर्देशन में किया गया, लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषय से अधिक प्रिय थे, लैला मजनू और मजनू का जन्म इनके मुख्य चित्र हैं। अब बात करते हैं दूसरे चित्रकार की, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद भी ईरानी चित्रकार था, ईरानी शैली का चित्रकार था और हुमायूं के साथ भारत आया था। ये ईरान के प्रसिद्ध कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। ये विशेष ध्यान देना है, ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र शिराज का रहने वाला था और श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए इसे शिराजी भी कहा गया है। ये अकबर का चित्रशाला का प्रमुख एवं प्रिय चित्रकार था। अकबर के जो दो प्रमुख मुख्य चित्रकार हैं उनमें से एक ये भी था। इसने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा दी थी। अब बात करते हैं अकबरकालीन तीसरे चित्रकार की। अकबर के दो प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद हमने पढ़े। उसके बाद हम भारतीय चित्रकारों की बात करते हैं जो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसमें दसवंत अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। प्रारंभ में यह चित्रशाला में सेवक था, ठीक है ना, वो चित्रकारों के लिए मदद का कार्य करता था और आगे चल करके ये प्रसिद्ध चित्रकार बनता है। इसने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकारी को सीखा था। अभी यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखनी है, दसवंत के कला गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा अब्दुल समद था। दसवंत ने विचित्र आकृतियाँ, दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्य तथा रज़्मनामा के सुंदर चित्रों का निर्माण किया था। मुगल शैली में भारतीयता का भाव दसवंत की ही देन है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मुगल शैली में भारतीयता का भाव किसकी देन है? तो दसवंत की देन है। दसवंत में आपको ध्यान रखना, श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार अकबरकालीन, अब्दुल समद से चित्रकला को सीखा और रज़्मनामा के सुंदर चित्रों का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। मुगल शैली में भारतीयता का भाव भी दसवंत की ही देन है। बात करते हैं हम अकबरकालीन चौथे चित्रकार बसावन की। बसावन भी अकबर की चित्रशाला का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की है। अबुल फजल का नाम आपको विशेष ध्यान देना है, अकबर का दरबारी रत्न और मुगल इतिहासकार, आईने अकबरी का लेखक। इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण किया। इसके चित्र यथार्थ के अधिक नज़दीक हैं, मतलब इसके चित्र वास्तविक हैं कह सकते हैं। बसावन पृष्ठभूमि के अंकन, मुखाकृतियों की विशेषताओं के अंकन और रंगों का मिश्रण तैयार करने में दक्ष था। इस कलाकार की क्या खासियत थी? ये जो चित्र बनाए जाते थे उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण करना, चेहरों का, मुखाकृतियों का निर्माण करना और रंगों को मिश्रण करना, अर्थात दो रंगों को मिला करके नए रंगों का निर्माण करने में काफ़ी दक्ष था। इसने दरबारनामा, अकबरनामा इत्यादि ग्रंथों में चित्र बनाए। इन चारों चित्रों के अलावा अकबर के समय में मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, खेमकरण, हरवंश इत्यादि भी प्रमुख चित्रकार रहे। तो यहाँ पर बसावन में आपको ध्यान देना है कि ये भी हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की। इसने लगभग 100 चित्र बनाए। पृष्ठभूमि का अंकन, मुखाकृतियों का अंकन और रंगों के मिश्रण में दक्ष था। ठीक है ना, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं।
विशेषताओं में विशेष हमें ध्यान देना है कि अकबर के समय में जो चित्र बनाए गए थे उसमें अकबर के समय में जो चित्र बनाए गए थे उसमें विशेषताएं निम्न हैं। अकबर कालीन चित्रों में रेखाओं को महत्व दिया गया। सबसे पहली बात, रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण एवं भावात्मक बनाए गए। अगर रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण और भावात्मक किसी भी चित्र में होती है तो वो चित्र हमेशा श्रेष्ठ रूप में सुंदर और भावों से परिपूर्ण होता है। तो ये अकबर कालीन चित्रों में देखा जा सकता है। ईरानी प्रभाव के चलते, ठीक है ना, ईरानी प्रभाव यहाँ पर रहा था तो चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। इनमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग मुख्य। हम ये कह सकते हैं कि अकबर के समय में ईरानी प्रभाव के रूप में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। वो चमकदार रंग केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग के रूप में थे। अकबर कालीन चित्रों में दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। साथ ही साथ इस समय चेहरे एक चश्मा बनाए गए। विशेष ध्यान देना है, एक चश्मा का मतलब होता है चेहरे के एक आँख जिसमें दिखाई दे। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र बना रहा हूँ, ये जो भाग है वो एक चश्मा है जिसमें एक आँख दिखाई देती है। ये अकबर कालीन चित्रों में इस प्रकार के चेहरे बनाए गए थे। साथ ही अकबर कालीन चित्रों में मुगलिया वस्त्रों, आभूषणों, पशु पक्षियों और वृक्षों को संयोजन में चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर संक्षिप्त में बात करें विशेषताओं की तो रेखाओं को महत्व दिया गया। रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण एवं भावात्मक थी। ईरानी चमकदार रंगों के रूप में केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का प्रयोग किया गया। चित्रों में दरबारी शान और शौकत, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। चेहरे एक चश्मे बनाए गए। मुगलिया वस्त्रों, आभूषणों का चित्रण यहाँ पर संयोजन में देखा जा सकता है। और विशेषताओं की बात करें तो अकबर कालीन चित्रकार शबीह अर्थात व्यक्ति चित्र के निर्माण में पूर्ण दक्ष थे। ये विशेष ध्यान देना है, शबीह निर्माण में काफ़ी दक्ष थे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनारस के भारत कला भवन में संग्रहित जो चित्र है राजा पृथु का व्यक्ति चित्र है। कई बार प्रश्न के रूप में भी आता है कि अकबरकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र या शबीह कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित राजा पृथु का व्यक्ति चित्र होगा। अकबरकालीन चित्रों में राजपूत शैली, ईरानी शैली और यूरोपीय कला तत्वों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है और इन सब से मुग़ल शैली की विशिष्ट पहचान भी बनी थी। संयोजन की बात करें अकबरकालीन चित्रों में तो संयोजन में भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। प्रधान विषय जो मुख्य विषय है उसको शान शौकत के रूप में अर्थात उसे सज धज के और बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति के रूप में दिखाया गया है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय चित्रकार को क्या बोलते थे? कलम करतार और तुलिका को कलम, ब्रश जिसको बोलते हैं उसको कलम कहा जाता था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ चित्र निर्माण में प्रयुक्त कागज़ का भी उल्लेख हुआ है। इस समय में जो चित्र बनाए जाते थे वो किस कागज़ पे बनाए जाते थे? तो वो कागज़ था सियालकोटी कागज़, जिसका मुग़ल कारखाना सियालकोट पंजाब में स्थापित किया गया था और इस कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ भी कहा गया। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है कि अकबर की जो अकबरकालीन चित्र या मुग़ल शैली के चित्रों में प्रयुक्त कागज़ कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़। इसका कारखाना कहाँ था? सियालकोट पंजाब। ठीक है ना। अब हम इस जो मुग़ल शैली है इसका हम संक्षिप्त में एक बार और दोहरा देते हैं अकबरकालीन कला को कि अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। अकबर के समय में हुमायूं-कालीन 2 चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद उसकी रुचि और नीति के अनुसार चित्रण करते हैं। अकबर के मुग़ल इतिहासकार और दरबारी रत्न अबुल फजल ने आईने अकबरी के आधार पर अकबरकालीन कला की कई विशेषताओं और प्रशंसाओं का उल्लेख किया है। अकबर के समय में राय कृष्णदास के अनुसार लगभग 20,000 चित्र बनाए गए। इनमें अभारतीय कथाओं के चित्र,
भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक ग्रंथ और व्यक्ति चित्रों और सामाजिक चित्रों का चित्रण किया गया। अकबरकालीन प्रमुख चित्रों की बात करें तो मीर सैयद अली जुदाई, जो सफ़ी शैली का, ईरानी सफ़ी शैली का चित्रकार था, अपना उपनाम जुदाई लिखता था। लैला मजनू और मजनू का जन्म इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो कि शीरी कलम से सम्मानित था, ईरान के कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। अकबर की चित्रशाला का प्रमुख और प्रिय चित्रकार था। हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा भी इसके द्वारा दी गई। दसवंत अकबरकालीन चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार। पहले शुरुआत में ये सेवक था, इसने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकला को सीखा। मुग़ल शैली में भारतीयता दसवंत की ही देन है। अगला बात करें हम बसावन की, ये भी श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण करवाया। ये पृष्ठभूमि के अंकन, मुखाकृतियों की विशेषताओं और रंगों के मिश्रण में दक्ष था। इसी प्रकार विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताओं में सूक्ष्म, गतिपूर्ण, भावात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया। ईरानी चमकदार रंगों के रूप में केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग किया गया। अकबरकालीन चित्रों में दरबारी शान और शौकत, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। चित्र एक चश्मे बनाए गए, जिसमें कह सकते हैं हम चेहरे की एक आँख वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है ना, एक तरफ की मुखाकृति आदि जो दिखाई देती है। अकबर के समय में चित्रकार शबीह निर्माण में भी पूर्ण दक्ष थे। शबीह से अभिप्राय व्यक्ति चित्र से है। इसका उदाहरण हम बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित राजा प्रतु के चित्रों के रूप में देख सकते हैं। अकबरकालीन चित्रों में राजपूत, ईरानी और यूरोपीय कला तत्वों का सम्मिश्रण भी देखा जा सकता है। अकबरकालीन चित्रों में भीड़ भड़े संयोजन और प्रधान विषय को शान शौकत में दिखाया गया। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में चित्रकार को कलम करतार और तुलिका को कलम कहा गया। इस समय जो प्रयुक्त कागज़ था, जिसका मुग़ल कारखाना सियालकोट पंजाब में स्थापित किया गया, इस कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ भी कहते थे। अकबर के पश्चात 1605 ईस्वी में जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। जहांगीर विद्वान एवं कला प्रेमी शासक था। जहांगीर का समय मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। यहाँ पर स्वर्ण युग से अभिप्राय मुग़ल शैली में सर्वश्रेष्ठ चित्रों का अगर निर्माण हुआ है तो वो जहांगीर के समय हुआ है। जहांगीर के समय कुछ वर्षों तक अकबर शैली का अनुकरण होता रहा था। जो अकबर के समय में चित्र बनाए जाते थे, उसी प्रकार के चित्र जहांगीर के शुरुआती समय में बने। बाद में चित्रों में छाया प्रकाश की अधिकता के साथ नवीनता का समावेश हुआ और मुग़ल शैली नवीन रूप में परिवर्तित हुई। जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भेजता था। इसने अपने समय के चित्रकार बिशन दास, ये नाम ध्यान रखना है, को ईरान प्रशिक्षण के लिए भेजा था, जहां बिशन दास ने ईरान के शाह के लिए कई वर्षों तक चित्र बनाए और वहां उसका बनाया हुआ प्रमुख चित्र शेख फुल सूफी संत है। ये विशेष ध्यान देना, कई बार आता है कि शेख फुल सूफी संत नामक चित्र किसने चित्रित किया, तो बिशन दास ने। किस समय का है, तो जहांगीर कालीन चित्र है। ईरान से किस कलाकार ने प्रशिक्षण लिया, तो चित्रकार बिशन दास ने लिया। इसे ईरान किसने भेजा, तो जहांगीर ने भेजा। नूरजहाँ के विवाह के पश्चात जहांगीर की रुचि कला में और बढ़ी। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, इसलिए इसने अपना मकबरा खुला बनवाने का आदेश दिया था। अब हम बात करते हैं जहांगीरकालीन चित्रों के विषय की। जहांगीरकालीन कला में प्रकृति एवं मानवीय भावों का समावेश हुआ।
मानवीय भावों का समावेश हुआ। इस समय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दरबारी वैभव, आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ यूरोपीय एवं ईरानी विषयों को चित्रित किया गया। इस समय ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्रण का महत्व कम हो गया, अर्थात इस समय ऐतिहासिक चित्र ग्रंथ है वो कम बनाए जाने लगे। यहाँ विशेष ध्यान देंगे आप। विषय की अगर जहांगीरकालीन बात की जाए तो प्रकृति एवं मानवीय भावों के जो समावेश के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दरबारी वैभव, आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ यूरोपीय एवं ईरानी विषयों को चित्रित किया गया, विषय बनाया गया। अब हम बात करते हैं जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकारों की। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार अकारिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, हसन, गोवर्धन इत्यादि मुख्य है। इन चित्रकारों के महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें हम तो चित्रकार अकारिजा जो कि ईरानी शैली का था, ईरानी चित्रकार था और जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था। इसकी शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी। दूसरे चित्रकार की बात की जाए अबुल हसन, तो अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार और अकारिजा का पुत्र था। प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन। फिर बात करें हम उस्ताद मंसूर की, तो उस्ताद मंसूर बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार और विश्व प्रसिद्ध है, जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसके द्वारा बनाए गए चित्र टर्की कॉक और बाज विश्व प्रसिद्ध हैं। ये दोनों चित्र आप देखेंगे, टर्की कॉक और बाज। तो उस्ताद मंसूर में आपको विशेष ध्यान देना है, पशु पक्षियों का चित्रण के लिए प्रसिद्ध टर्की कॉक और बाज का चित्रकार। फिर बात करते हैं हम चित्रकार बिशनदास की। बिशनदास छवि अंकन के लिए, ये ध्यान रखना है, अर्थात मानव आकृतियों के चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध था। इसने ईरान में कला का प्रशिक्षण लिया और इसका विश्व प्रसिद्ध चित्र शेख फुल सूफी संत है। शेख फुल सूफी संत है, यहाँ शेख सूफी संत की बजाय शेख फुल सूफी संत है। इनके अलावा मनोहर, हसन, गोवर्धन इत्यादि भी प्रमुख चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताओं की। विशेषताएं किसी भी चित्र को श्रेष्ठ बनाने में सहायक होती है। तो विशेषताओं में शुरू करते हैं। जहांगीरकालीन चित्रों में लयात्मक एवं बारीक रेखांकन का प्रयोग किया गया। रेखाएं लयात्मक और सूक्ष्मता लिए हुए थी। जहांगीरकालीन चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव के साथ साथ प्रकृति और प्राणियों के अंकन में अधिक स्वाभाविकता देखी जा सकती है। स्वाभाविकता से अभिप्राय है चित्रों की वास्तविकता, जो कि यथार्थवादी प्रभाव का ही रूप है। जहांगीर के समय चित्रों में आंखों को प्रिय लगने वाली सौम्य हल्की सूफियाना रंग योजना कैसी है? सौम्य एवं हल्की सूफियाना रंग योजना का प्रयोग किया गया। इनमें हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का श्रेष्ठ प्रयोग है। जहांगीरकालीन चित्रों की और आगे बात की जाए तो चेहरे एक चश्मा और भावपूर्ण बनाए गए। एक चश्मा का अभिप्राय आपको बताया कि चेहरे में एक तरफ की आंख का दिखाई देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। एक चश्मा और भावपूर्ण बनाए गए। चेहरे की उभार के लिए, यहाँ उभार से अभिप्राय त्रिआयामी प्रभाव छाया प्रकाश से संबंधित है। उभार के लिए बारीक रेखाओं के द्वारा खत प्रदास का प्रयोग और छोटे छोटे बिंदु लगाकर दाना प्रदास का प्रयोग किया गया। ये प्रदास के जो प्रैक्टिस है, आपको बिंदु प्रदास की 11th की जो प्रैक्टिकल कराते हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे काले बिंदुओं से किस प्रकार से छाया प्रकाश दिखाया जाता है, सिखाया गया है, ठीक है ना। तो छाया प्रकाश या प्रदास के द्वारा जहांगीरकालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया। त्रिआयामी प्रभाव स्वाभाविकता और यथार्थवाद को प्रदर्शित करता है। तो संक्षिप्त में देख लेते हैं इन विशेषताओं, इस पैराग्राफ की विशेषताओं को।
रेखाएं लयात्मक, बारीक, यथार्थवादी प्रभाव, आंखों को प्रिय लगने वाली सौम्य एवं हल्की सूफियाना रंग योजना का प्रयोग, जिसमें हल्के गुलाबी सफ़ेद रंगों के साथ साथ सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग, चेहरे एक चश्मे एवं भावपूर्ण बनाए गए और चेहरे के उभार के लिए पर्दास का प्रयोग किया गया। बारीक रेखाओं द्वारा खत पर्दास का और छोटे छोटे बिंदु लगाकर दाना पर्दास का। छाया प्रकाश या पर्दास से अभिप्राय चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव से है। अगली विशेषता देखेंगे हम। जहांगीर कालीन कला में जहांगीर को प्रभामंडल से युक्त चित्रित किया गया। प्रभामंडल से अभिप्राय हम देवी देवताओं के चित्रों के पीछे एक गोलाकार आकार देखते हैं, वो आकार प्रभामंडल कहलाता है। तो जहाँ जहाँ भी जहांगीर चित्रित किया गया वहाँ प्रभामंडल से युक्त चित्रित किया गया। जहांगीर कालीन चित्रों में भारतीय तत्वों से परिपूर्ण प्राकृतिक दृश्य बनाए गए। देखिए प्राकृतिक जो चित्र थे वो कैसे थे, भारतीय तत्वों से परिपूर्ण थे। वहीं हाथियों के चित्रण में अजंता का प्रभाव है, अर्थात जहाँ जहाँ भी हाथी चित्रित किए गए वो अजंता से समानता रखते हुए अजंता जैसे चित्रित किए गए। जहांगीर के चित्रों में मानवाकृतियों की अगर बात की जाए तो पुरुष आकृतियां हैं, वो पुरुष जिसमें लंबा जामा, फटका और खिड़कीदार पगड़ी पहने चित्रित किए गए, वहीं स्त्रियां ओढ़नी पहने अधिक चित्रित की गई। चित्रों में सलवटों एवं फहरान दर्शनीय है। यहाँ पर कपड़ों में होने वाले जो सल है और हवा से जो कंपित एहसास है वो यहाँ पर देखने लायक है। जहांगीर के समय चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हुए और इनमें भारतीयता का समावेश हुआ। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर कालीन चित्रों में स्वाभाविकता एवं यथार्थता विशिष्ट गुण है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है कि मुगल शैली में स्वाभाविकता एवं यथार्थता का विशिष्ट गुण किसके समय का है, तो जवाब रहेगा आपका जहांगीर। साथ ही साथ इस समय में नारी चित्रण भी देखा जा सकता है। इससे पहले नारी चित्रों का वर्णन या जानकारी हमें इतनी नहीं मिलती है, लेकिन इस समय में नारी चित्रण किया गया है। अब हम संक्षिप्त में एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जहांगीर कालीन जो मुगल कला है वो मुगल शैली की स्वर्ण कला या स्वर्ण युग के नाम से जहांगीर का समय जाना जाता है। जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भेजता था। इसने बिशन दास को ईरान भेजा, जहां बिशन दास ने शेख फुल सूफी संत नामक चित्र चित्रित किया। विषय की बात करें तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दरबारी वैभव, आमोद प्रमोद, आखेट, रनिवास, उत्सव, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण इस समय किया गया। साथ ही साथ यूरोपीय एवं ईरानी विषयों को भी चित्रित किया गया। इस समय की मुख्य बात यह भी थी कि ऐतिहासिक चित्र ग्रंथों का महत्व कम हो गया। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो अकारिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास प्रमुख चित्रकार थे। साथ ही साथ मनोहर हसन और गोवर्धन भी थे। इनमें उस्ताद मंसूर विशेष ध्यान देना है। कई बार प्रश्न बनकर भी आता है कि उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध था, जिसने टर्की कौवा एवं बाज नामक चित्रों को चित्रित किया। विशेषताओं की बात करें लयात्मक सूक्ष्म रेखांकन, यथार्थवादी प्रभाव, आंखों को प्रिय लगने वाली सूफियाना रंग योजना का प्रयोग, एक चश्म भावपूर्ण चेहरे उभार के लिए पर्दास का प्रयोग, जिसमें खत और बिंदु पर्दास या दाना पर्दास का प्रयोग किया गया। जहांगीर को प्रभामंडल से युक्त चित्रित किया गया। इस समय के चित्र भारतीय तत्वों से परिपूर्ण थे। हाथियों के चित्रण में अजंता का प्रभाव देखा जा सकता है। पुरुष लंबा जामा, पटका, खिड़कीदार पगड़ी पहने चित्रित किए गए। स्त्रियां ओढ़नी पहने चित्रित की गई। जहांगीर के समय चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए और भारतीयता का समावेश हुआ। और इस समय का चित्रों में जो सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट गुण है वो है स्वाभाविकता एवं यथार्थता। इस समय नारी चित्रण भी किया गया। हुमायूं कला, अकबर कालीन कला और जहांगीर कालीन कला को पढ़ा। जहांगीर जिसका समय मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल था, इसके पश्चात शाहजहाँ
मुगल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। शाहजहाँ की रुचि चित्रकला में ना होकर के स्थापत्य कला में थी। स्थापत्य कला से अभिप्राय वास्तुकला या भवन निर्माण कला है, जिसका विश्व प्रसिद्ध उदाहरण ताजमहल है, जिसका नाम हम सब ने सुना है, जो कि विश्व की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है। वास्तुकला में रुचि होने के बावजूद भी शाहजहाँ चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, जो उसकी कला प्रियता को प्रकट करता है। शाहजहाँ के समय चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई थी और इस समय भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व दिया गया और हिंदू विषयों का चित्रण भी कम हो गया। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि शाहजहाँ की रुचि चित्रकला में कम थी और इसकी रुचि स्थापत्य कला में थी। शाहजहाँ रुचि कम होने के कारण भी चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, लेकिन इसके समय चित्रकला दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई थी, अर्थात स्वतंत्र न होकर के दरबारी वैभव के आसपास ही थी। इस समय भावों के स्थान पर प्रबंधन को महत्व दिया गया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रों में जो मानवीय भाव हैं उसे न प्रदर्शित कर दरबारी वैभव और उसके अदब कायदों को चित्रित किया गया। साथ ही हिंदू विषयों का चित्रण भी इस समय कम हो गया। शाहजहाँ के समय यूरोपीय प्रभाव के कारण छाया प्रकाश का प्रयोग अधिक हुआ। मतलब इस समय में यूरोप की कला का प्रभाव मुगल शैली पर आ चुका था और मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव के रूप में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। इससे तीसरे आयाम से अभिप्राय त्रिआयामी प्रभाव, कलाकारों का मोह बढ़ गया और चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग भी किया गया। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग भी यथार्थवादी चित्रों के लिए किया जाता है, जिसमें चित्र वास्तविकता के रूप में नजर आते हैं। इस समय शाहनामा शाहजहाँकालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ था। मतलब शाहजहाँ के समय का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? शाहनामा है। शाहजहाँ के समय स्याह कलम में भी चित्र बनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है, स्याह कलम से कभी कभी हमारा प्रश्न भी आता है। तो स्याह कलम क्या है? स्याह कलम में कागज पर सरेस, अंडे की जर्दी या फिटकरी का अस्तर लगा करके केवल काले रंग से चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये परिभाषा को आपको ध्यान देना है कि स्याह कलम का मतलब क्या है या स्याह कलम क्या है। कि कागज पर सरेस, अंडे की जर्दी, फिटकरी का अस्तर लगा करके काले रंग की रेखाओं के द्वारा जो चित्रण किया जाए वो क्या है? स्याह कलम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शाहजहाँ के समय यूरोपीय प्रभाव पड़ा जो छाया प्रकाश के रूप में था। इससे तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया। इस समय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग भी किया गया। शाहनामा शाहजहाँकालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ है। इस समय स्याह कलम में भी चित्र बनाए गए। स्याह कलम से अभिप्राय कागज पर सरेस, अंडे की जर्दी या फिटकरी का अस्तर लगा करके केवल काले रंग की सूक्ष्म रेखाओं द्वारा चित्र बनाए गए। अब बात करते हैं हम शाहजहाँकालीन चित्रों के विषय की। शाहजहाँकालीन कला दरबारी वैभव पर आधारित थी, प्रबंधन पर आधारित थी। तो इस समय में दरबारी वैभव, विलासिता, अदब कायदे, राजदूत, पूर्वज, महत्वपूर्ण व्यक्ति, लोक गायक, संतों से मुलाकातों इत्यादि को विषय बनाया गया और इनका चित्रण अधिक किया गया। विषय को देख करके हम कह सकते हैं कि शाहजहाँकालीन कला दरबार के आसपास थी। इसमें दरबारी वैभव, विलासिता, अदब कायदे, राजदूत,
पूर्वज, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें लोक गायक, संतों से मुलाकात इत्यादि मुख्य हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहाँकालीन चित्रों की विशेषताएं। तो शाहजहाँकालीन चित्रों की विशेषताओं में मुगलिया दरबारी वैभव एवं विलासिता के दृश्यों को महत्व दिया गया। ये ध्यान रखना है, आपको पहले भी बता दिया कि शाहजहाँकालीन चित्रों में क्या है, दरबारी वैभव एवं विलासिता के दृश्यों को महत्व दिया गया। इस समय के चित्रों में रेखाएं बारीक लेकिन दमहीन, ठीक है, रेखाएं सूक्ष्म थी लेकिन दमहीन देखी जा सकती है। शाहजहाँ को यूरोपीय तेल चित्र अधिक पसंद थे। ये एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार प्रश्न बन के आता है कि उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसे तेल चित्रण या तेल चित्र अधिक पसंद थे, तो आपका जवाब होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ को यूरोपीय तेल चित्र अधिक पसंद होने के कारण इस समय के चित्रों में छाया प्रकाश एवं यथार्थता को अधिक महत्व दिया गया और ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई। यूरोपीय जो थे वो ईसाई थे और इस समय छाया प्रकाश से संबंधित तेल चित्रण का प्रचलन अधिक हुआ, जिससे चित्र यथार्थवादी बनाए जाने लगे और इस प्रकार के चित्र शाहजहाँ को भी प्रिय थे। इसलिए उसके अनुरूप यूरोपीय तेल चित्रों का निर्माण इस समय में किया गया। शाहजहाँकालीन चित्रकला केवल दरबार तक ही सीमित रही। जो आपको बताया पहले प्रबंधन की बात, वो यह बात यहीं पर है। इस समय में सिर्फ दरबारी वैभव का ही चित्रण हुआ और हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाहजहाँ के समय दरबारी वैभव एवं विलासिता का चित्रण हुआ, रेखाएं बारीक थी लेकिन दमहीन थी। शाहजहाँ को यूरोपीय तेल चित्र अधिक पसंद थे, इसीलिए छाया प्रकाश और यथार्थवादी चित्र बनाए गए। साथ ही साथ इससे ईसाई विषयों पर चित्र बनाने की प्रथा भी शुरू हुई। शाहजहाँ के समय चित्रकला केवल दरबार तक सीमित रही और हिंदू संस्कृति का पुट समाप्त हो गया। और आगे बढ़ते हैं विशेषताओं में। इस समय के चित्रों में पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पायजामा व लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे बनाए गए, वहीं स्त्रियां पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा पायजामा पहने चित्रित की गई। ये मानवाकृतियों के कपड़ों की विशेषता है कि किस प्रकार के वस्त्र शाहजहाँकालीन चित्रों में बनाए गए थे। तो पुरुषों की जो वेशभूषा है वो लंबे पायजामा, लंबे बेल बूटेदार दुपट्टे से युक्त, व स्त्रियां पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा पायजामा पहने चित्रित की गई। चित्रों में बेल बूटेदार आलेखनों से नवीनता मिली, मतलब बेल बूटेदार आलेखनों का प्रयोग इस समय की कला में एक नवीन आयाम था मुगल कला में। हाथी चौड़े आकार में बनाए जाने लगे, ये भी एक विशेषता रही। व्यक्ति चित्रों में स्वर्ण लेप का प्रयोग किया गया, ये एक और विशेष बात ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि व्यक्ति चित्रों में स्वर्ण लेप का प्रयोग कहाँ देखा जा सकता है, तो शाहजहाँ के समय। साथ ही साथ हाशिए चौड़े बनाए जाने लगे। इस समय चित्रों की सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसमें पुस्तकों के सजे हुए आवरण, आकर्षक आवरण को क्या कहा गया, बयाज कहा गया। जो पुस्तकों के कवर पे जाते हैं उस पर सजावट को विशेष तौर पर चित्रित किया गया था और इस तरह के सजे हुए जो आकर्षक आवरण है उसे क्या कहा गया, बयाज कहा गया। अब हम बात करते हैं शाहजहाँकालीन चित्रकारों की। शाहजहाँकालीन प्रमुख चित्रकार फकीरुल्लाह था। ये आपको एक नाम विशेष ध्यान देना, जो कि शाहजहाँ का प्रधान चित्रकार था। इसी के साथ साथ विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद इत्यादि भी प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहाँ के पश्चात मुगल कला या मुगल साम्राज्य औरंगजेब के हाथ चला गया और इस समय मुगल चित्रकला का पतन हो गया। मुगल चित्रकला के पतन के अंतर्गत हम औरंगजेब के बारे में कुछ जान लेते हैं। अपने पिता शाहजहाँ को कैद में डाल करके और अपने भाइयों को मार करके औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। औरंगजेब कट्टर शासक था और चित्रकला से घृणा करता था। वो चित्रकला को पसंद नहीं करता था, इसे धर्म के विरुद्ध मानता था।
औरंगज़ेब ने अपने पुरखों द्वारा बनवाए गए भित्ति चित्रों पर, जो महलों में चित्र हुआ करते थे, पुरखों से अभिप्राय हम यहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ इनकी बात कर सकते हैं। इनके द्वारा बनवाए गए भित्ति चित्रों पर सफ़ेदी पुतवा दी और कलाकारों को मुग़ल साम्राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे कलाकार मुग़ल साम्राज्य छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए और इस प्रकार मुग़ल चित्रकला का पतन हो गया। तो हम कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जिस मुग़ल शैली को बाबर ने शुरू किया, हुमायूं के समय में भी चित्रण होता रहा, अकबर के समय मुग़ल शैली अपने अस्तित्व में आई, जहांगीर के समय में स्वर्णिम युग रहा, शाहजहाँ के समय में भी चित्र बनाए जाते रहे, लेकिन औरंगज़ेब के कट्टर स्वभाव, कला से घृणा के कारण मुग़ल शैली का पतन हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की कला बाबर से शुरू हुई, जो हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ तक चलती रही और औरंगज़ेब के समय आकर के समाप्त हो गई। धन्यवाद। से संपूर्ण मुग़ल शैली की विशेषताएं एवं प्रमुख चित्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषताओं को शुरू करते हैं। मुग़ल शैली के चित्रों में रेखाएं सूक्ष्म एवं लयात्मक देखी जा सकती हैं। रेखाओं का सूक्ष्म और लयात्मक होना किसी भी चित्र के लिए श्रेष्ठता का परिचायक है, जो मुग़ल शैली में है। दूसरी विशेषता विषय मुग़ल शैली में दरबारी वैभव, युद्ध, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक एवं पौराणिक दृश्यों, सम्राटों, अमीरों, संतों, फ़कीरों के साथ साथ प्रेम कथाओं को विषय बनाया गया या प्रेम पर आधारित चित्र बनाए गए। यहाँ लोक जीवन की झांकी का चित्रण नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य सामान्य जो जनजीवन है उसके दर्शन यहाँ नहीं होते हैं। ईरानी कथाओं की बात की जाए तो उसमें अमीर हमजा और शाहनामा का चित्रण किया गया। प्रणय या प्रेम कथाओं की बात की जाए तो लैला मजनू, शीरी फरहाद का चित्रण किया गया। हिंदू धार्मिक कथाओं की बात की जाए तो जिसमें रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ इत्यादि का चित्रण किया गया। साथ ही साथ ऐतिहासिक घटनाओं में मुग़ल शासकों के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। हम यहाँ पर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुग़ल शैली के चित्रों के विषय के रूप में दरबारी वैभव, युद्ध, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक एवं पौराणिक दृश्यों, सम्राटों, अमीरों, संतों व फ़कीरों के साथ साथ प्रणय कथाओं को विषय बनाया गया था। अगली विशेषता के रूप में मुग़ल शैली के चित्रों में विभिन्नता होते हुए भी अजंता के समान सजीवता नहीं है। देखिए यहाँ पर मुग़ल शैली श्रेष्ठ है, विभिन्नताओं से परिपूर्ण है, लेकिन चित्र अजंता के समान सजीव नहीं है। मुग़ल शैली के चित्रों में पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण देखा जा सकता है, जिसमें हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर, तीतरों की लड़ाई इत्यादि मुख्य है। कई बार प्रश्न आ जाता है तीतरों की लड़ाई किस शैली से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं मुग़ल शैली से संबंधित है। मुग़ल शैली का आरंभ ईरानी शैली के रूप में हुआ, लेकिन ये जब बाबर और हुमायूं के समय में ईरानी चित्रकार भारत आते हैं तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि मुग़ल शैली का आरंभ ईरानी शैली के रूप में शुरू हुआ, जिसमें 1.5 चश्म चेहरे बनाए गए। शुरुआत के चित्र कैसे थे? 1.5 चश्म थे, जिसमें एक आँख का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकलता था, जैसे इस तरीके से ये 1.5 चश्म चेहरा है। बाद में चित्रों के चेहरे 1 चश्म बनाए जाने लगे। तो शुरुआत में चित्रों के चेहरे 1.5 चश्म थे, ईरानी प्रभाव था, ईरानी शुरुआत थी। बाद में चेहरे 1 चश्म बनाए गए। मुग़ल शैली पर यूरोपीय कला का प्रभाव पड़ा, फिर भी मुग़ल शैली ने अपनी अलंकारिक
योजना, रंगों की शीतलता और रेखाओं की गोलाई तथा उभार इत्यादि विशेषताओं को बनाए रखा। ठीक है ना। यूरोपीय कला का प्रभाव पड़ने पर भी मुगल शैली की जो अपनी विशेषताएं थी, जिसमें अलंकारिक योजना, रंगों की शीतलता और रेखाओं की गोलाई तथा उभार, ये जो विशेषताएं थी वो इनके चित्रों में बरकरार रही। मुगल शैली के चित्रों में घुमावदार मेहराब, मोज़ाइक से युक्त स्तंभ एवं भवनों का अधिक चित्रण किया गया। तो मेहराब, जिसमें वो स्थान जहाँ पर छत को जोड़ा जा सकता है, ज़्यादातर मेहराब इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करें मोज़ाइक की, तो रंगीन कांच या पत्थर के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को चिपका करके जो कलाकृति तैयार की जाती है वो मोज़ाइक कहलाती है। मुगल शैली की रंग योजना की बात की जाए तो पृष्ठभूमि में धुंधले, उदासीन व शीतल रंगों का प्रयोग किया गया। पृष्ठभूमि कैसी थी? धुंधली, उदासीन व शीतल रंगों से युक्त थी। अब हम बात करते हैं मुगल शैली के प्रमुख चित्रों की। मुगल शैली के प्रमुख चित्रों के रूप में सलीम का जन्म, जो कि अकबरकालीन है और चित्रकार केशू के द्वारा बनाया गया। दूसरा चित्र कबीर और रैदास है, जो शाहजहाँकालीन है, चित्रकार फकीरुल्लाह के द्वारा बनाया गया। तीसरा चित्र दारा शिकोह की बारात है, जो चित्रकार हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया। चौथा चित्र जहांगीर का सपना है, जो जहांगीरकालीन है और चित्रकार अबुल हसन ने बनाया। इसी तरह से एक अन्य चित्र जहांगीर की फ़कीर से मुलाकात है, जो कि जहांगीरकालीन है। अब हम इन चित्रों का संक्षिप्त वर्णन भी कर लेते हैं। तो पहला चित्र मुगल शैली का सलीम का जन्म। इस चित्रों को आप देखेंगे, जिस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया उसी तरह का वातावरण चित्र में भी नज़र आता है। तो सलीम का जन्म नामक चित्र अकबरकालीन चित्र है। इसे अकबरकालीन चित्रकार केशू ने चित्रित किया है और मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र अपने तल विभाजन एवं विहंगम दृश्यमानता के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार आता है कि सलीम का जन्म नामक चित्र किस प्रकार के चित्रण के लिए जाना जाता है, तो अपने तल विभाजन एवं विहंगम दृश्यमानता के लिए जाना जाता है। अब इसमें तल विभाजन से क्या अभिप्राय है, तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें संपूर्ण कथानक को अलग अलग खंडों में चित्रित किया गया है। चित्र के एक भाग में महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य है। खैरात से अभिप्राय दक्षिणा या भीख से है। महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां चित्रित है। दूसरे खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य चित्रित है। अगले खंड में प्रसूति गृह, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वो भाग चित्रित है। चित्र के ऊपरी भाग में छत पर मोर अंकित है। साथ ही साथ ऊंचा क्षितिज और पीछे मनोरम प्रकृति और आकर्षक रंग संगति का प्रयोग देखा जा सकता है। इस चित्र को आप देखेंगे, जिस तरह से तल विभाजन अलग अलग आपको 4-5 स्टेप में मिलेगा, वही तल विभाजन और विहंगम दृश्यमानता, मतलब इसमें जो मानवाकृतियाँ हैं वो काफ़ी भीड़ भाड़ से युक्त है और उनका श्रेष्ठ रूप में यहाँ पर संयोजन किया गया, श्रेष्ठ रूप में उसका चित्रण किया गया, जो कि चित्रकार अकबरकालीन चित्रकार केशू की कुशलता का परिचायक है। दूसरा चित्र है कबीर और रैदास। ये चित्र आप देखेंगे तो 1640 ईस्वी में शाहजहाँ के चित्रकार उस्ताद फकीरुल्लाह, जो कि शाहजहाँकालीन चित्रकार था, उसके द्वारा चित्रित किया गया था। ग्रामीण परिवेश वाले इस चित्र में झोपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं और रैदास चटाई पर बैठ करके माला जप रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे एक कपड़ा बुनते हुए कबीर है, वहीं पर रैदास को माला जपते हुए चित्रित किया गया है। दोनों ही ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं और कृष्णकाय रूप में चित्रित हैं, काफ़ी पतले पतले आकार में चित्रित हैं। चित्रों में धूसर रंग संगति के साथ मटमैले भूरे रंग की प्रधानता है। जो रंग आप देखेंगे धुंधले रंग है, धुंधली रंग संगति है और इसमें भी मटमैला रंग अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। चित्र का बॉर्डर नीले रंग से बनाया गया है। तो ये चित्र भी कबीर और रैदास शाहजहाँकालीन चित्रकार फकीरुल्लाह के द्वारा चित्रित ग्रामीण परिवेश से संबंधित, कबीर कपड़ा बुनते हुए, रैदास माला जपते हुए ध्यान मग्न अवस्था में चित्रित हैं। काफ़ी श्रेष्ठ चित्र है मुगल शैली का। तीसरा चित्र है दारा शिकोह की बारात।
इस चित्र को देखते ही आपको एहसास हो जाएगा किस तरह से बारात धूमधाम से निकलते हुए दर्शाई गई है। तो दारा शिकोह की बारात नामक चित्रकार हाजी मदानी ने चित्रित किया है। टेम्परा रंगों से चित्रित है ये, और मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्र भी है, जो अपने भीड़ भरे संयोजन के लिए, हर चित्र की कुछ न कुछ विशेषता होती है। ये अपने भीड़ भरे, इसमें आप आकृतियाँ देखेंगे, बहुत सारी मानव आकृतियों को एक साथ संयोजित किया गया है, और इसी संयोजन के लिए ये चित्र विशेष प्रसिद्ध है। इसमें दारा शिकोह दूल्हे के रूप में चित्रित घोड़ी पर सवार है, पीछे शाहजहाँ प्रभामंडल से युक्त चित्रित है, साथ ही साथ हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियाँ और वादक दल चित्रित है। बारात का स्वागत करने के लिए सामने की ओर स्त्री पुरुष हाथ जोड़े खड़े हैं, पीछे आतिशबाजी और सजावट चित्रकार की सुंदर कल्पना शक्ति का परिचय है। आतिशबाजी देखेंगे किस तरह से काले अंधकार रूप में आतिशबाजी होने का दृश्य चित्रित किया गया है। मानवाकृतियाँ एक चश्म है, साथ ही वस्त्र आभूषण घोड़े के शाही लवाजमे का सुंदर आकर्षक चित्रण किया गया है। तो ये चित्र दारा शिकोह की बारात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न के रूप में भी आता है। तो इस चित्र को विशेषताओं के साथ आप अगर इन चित्रों को देखते हुए आप याद करेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी। मुगल शैली का चौथा अगला चित्र जहांगीर का सपना। जहांगीर का सपना नामक चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है। जहांगीर कालीन और जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन के द्वारा चित्रित। इस चित्र में जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास के साथ गले मिलते दिखाया गया है। ये जो शाह अब्बास है उसके साथ गले मिलते दिखाया गया, जबकि इनकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई है। ये दोनों कभी भी अपने जीवन में नहीं मिले हैं, लेकिन इनको गले मिलने का दृश्य चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया है। अबुल हसन ने बड़ी ही चतुराई के साथ जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में दर्शाया है। जहांगीर को विश्व विजेता के रूप में ग्लोब पर, जो कि हम पृथ्वी का एक सिंबल है, उस पर बैठे एक शेर पर खड़े हुए चित्रित किया गया है, जबकि शाह अब्बास को भेड़, ठीक है ना, यहाँ पेड़ लिखा हुआ है, आप भेड़ पढ़ेंगे, भेड़ पर खड़े चित्रित किया गया है। दोनों से ये आभास होता है कि एक शेर पर खड़ा हुआ जो जहांगीर है और एक भेड़ पर खड़ा हुआ शाह अब्बास है, तो दोनों में जो शक्तिशाली या विश्व विजेता का जो प्रदर्शन है वो जहांगीर को ही के रूप में ही किया गया है। जहांगीर को वस्त्र आभूषण से युक्त प्रभामंडल से युक्त श्रेष्ठ दिखाया गया है, ठीक है ना। जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने के लिए आभूषण और प्रभामंडल से युक्त दर्शाया गया है। चित्र में स्वर्ण प्रभामंडल जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन, ठीक है ना, जो सोने का प्रभामंडल है वो जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन अर्थात आस्था की रोशनी को प्रदर्शित करता है। टेम्परा रंगों से बने इस चित्र में सोने व चांदी के रंगों की अधिकता है, सोने व चांदी के रंगों की अधिकता है। और यहाँ इस चित्र के जो चित्रकार अबुल हसन है उसे जहांगीर ने नादिर अल जमा की उपाधि से सम्मानित भी किया है। तो ये चित्र जहांगीर के सपना का भी श्रेष्ठ चित्र है, और चित्र के माध्यम से हम सारी बातों को देख सकते हैं। इसी प्रकार जहांगीर मुगल शैली के अन्य चित्रों में हमजानामा पर आधारित चित्र है, जिसमें आप दृश्य देखेंगे। अनवार सुहेली जो पंचतंत्र पर आधारित है, इसमें आप चित्र के आधार पर आप वर्णन कर सकते हैं। वहीं पर जहांगीर की फ़कीर से मुलाकात, जिसका हमने पहले उल्लेख भी किया है, ये चित्र भी मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इस प्रकार मुगल शैली का समापन होता है।